नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग। हम लोग की क्रॉनिकल की मैगज़ीन चल रही थी। उसके अंदर हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आज हम लोग रिपोर्ट को पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं चीज़ों को। करेंट प्लस करेंट से संबंधित जो जीएस के पार्ट हैं, हम लोग उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हम लोग का रिपोर्ट एवं सूचकांक। ठीक, चलिए। राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए भारत का पहला, देखिए इंपॉर्टेंट यही बन जा रहा है कि ये भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक है, ठीक, जारी किया गया है। इस सूचकांक का जो उद्देश्य है वो राज्यों को इस आधार पर मापना है कि वे अपने गैर कोयला खनिज संसाधनों, यहाँ फोकस करना है आपको, गैर कोयला खनिज संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता और स्थिरता से करते हैं। बात समझ आ रही है। फोकस एरिया कौन सा रहेगा आपका कि अपने गैर कोयला खनिज संसाधनों का प्रबंधन वो किस प्रकार से कर रहे हैं, और ये भारत का पहला है। ठीक, इसमें क्या है, राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, इसमें क्या है कि खनिज संसाधनों से जो समृद्ध राज्य हैं उनकी बात की जा रही है। उसमें 1 नंबर पे है MP, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है गुजरात। ये जो टॉप के 3 स्टेट हैं, इनके पास खनिज संसाधन में ये समृद्ध राज्य हैं। ठीक, श्रेणी बी में क्या आता है, मध्यम खनिज संसाधन, जिसके पास मीडियम रेंज के आपके खनिज संसाधन हैं। पहले नंबर पे गोवा, दूसरे पे यूपी। ये आपके लिए बन गया इंपॉर्टेंट। ठीक, ये बन गया आपका यूपी स्पेशल। याद रहेगा कि जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो श्रेणी बी में है और मध्यम खनिज संसाधनों वाले राज्यों में है। बात समझ आ रही है। श्रेणी सी में क्या आएगा, सीमित, जिसके पास सीमित खनिज हैं। ठीक, पहले नंबर पे पंजाब, दूसरे पे उत्तराखंड है और तीसरे पे त्रिपुरा है। बात समझ आ रही है। पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ये तीनों के पास क्या है, सीमित है। गोवा, उत्तर प्रदेश और असम, इनके पास क्या है, मध्यम है। MP, राजस्थान, गुजरात, ये ठीक, ये इनके पास क्या है, समृद्ध राज्य हैं खनिज के मामले में। बात समझ में आ रही है। चलिए, सेकेंड आर्टिकल क्या है हम लोग का, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2025 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 17 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अब देखिए इसमें आ गया हम लोग के लिए की पॉइंट क्या मिल गया, UNDP। अब हम लोग UNDP को पूरा पढ़ेंगे। देखिए है क्या, पहले 17 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स नामक शीर्षक से वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI जारी किया गया। तो पहली बात क्या है, ये MPI कौन जारी किया है, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा। ठीक, उसका शीर्षक क्या है, ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स। बात समझ आ रही है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रिपोर्ट में पहली बार क्या है, ये कहीं भी अगर चीज़ पहली है भारत के में या यूपी में पहली, तो अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट में पहली बार यह आकलन किया गया कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी 4 प्रमुख जलवायु खतरों जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम में हैं। ठीक, जो ये रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में पहली बार यह आकलन किया गया है क्या, कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले जो आबादी है, ठीक है, वो 4 प्रमुख जलवायु खतरों जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़, वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम में है। इन 4 चीज़ की वजह से ये पहली बार इसका आकलन किया गया है। बात समझ में आ रही है। हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं UNDP है क्या। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद रहेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय। इसका आदर्श वाक्य क्या है? यूएनडीपी का आदर्श वाक्य क्या है? ऊपर की ओर बढ़ना। क्या है? ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक, तो यूएनडीपी का आदर्श वाक्य क्या है? कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक, चलिए, रिपोर्ट के आखिर मुख्य बिंदु क्या है? 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन आबादी, मतलब लगभग 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। चरम मतलब अत्यधिक गरीबी में है। बात समझ रही है? 109 देशों की 6.3 मिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन अर्थात 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। और इसमें से जो 18.3% है, इसमें से भी 43.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें आधे या उससे अधिक एमपीआई संकेतों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, जो 18.3 लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें से भी 43.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें आधे या उससे अधिक एमपीआई संकेतों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बस समझ रही है? और इनमें से लगभग 83% लोग मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका में हैं। ठीक, 565 मिलियन लोग, और दक्षिण एशिया में 390 मिलियन लोग। तो दक्षिण एशिया का स्थान सेकेंड है इसमें। बात समझ आ रही है? आपको ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पिंक से लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की, देखिए यही सब क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछता है। दुनिया की 80% से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। याद रखिएगा, 80%, यहीं पे दे देगा 90% से अधिक। ठीक, तो गलत हो जाएगा आपका। तो दुनिया की 80% से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। अच्छा, दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। बात समझ आ रही है? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग का है भारत में बहुआयामी निर्धनता। भारत में बहुआयामी निर्धनता की दर 2005-06 की 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4% रह गई है। ठीक, मतलब गरीबी जो है घटी है और अच्छे लेवल पर घटी है। इस अवधि के दौरान लगभग 414 मिलियन, मतलब 41.4 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बात समझ रही है? दोनों फैक्ट हैं, एकदम दोनों को एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बात समझ आ रही है कि इस 2005 से लेकर 2005 से लेकर 2019 और 21 में 16.4% गरीबी रह गई है। इसका मतलब ये है कि लगभग 414 मिलियन अर्थात 41.4 करोड़ लोगों को गरीबी से हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। ठीक, इसमें एक पॉइंट क्या है, आखिर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है क्या? ये देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी और ओपीएचआई, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, संयुक्त रूप से करते हैं इसको। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? 2010 में। ठीक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रथम संस्करण कब आया था? 2010 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों के आधार पर गरीबी को मापना है। केवल आय के आधार पर नहीं नापना है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों पर, कई बेसिस पर इनको नापना है। ठीक है, इस सूचकांक में 3 आयामों को शामिल किया है और 10 संकेतों को शामिल किया गया है क्या 3 आयाम? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या है? स्वास्थ्य,
शिक्षा और जीवन स्तर, ये इंपॉर्टेंट है। ये 10 अंक के मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये याद कर लीजिए। भारत में जो एमपीआई की गणना है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। और नीति आयोग एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। अगर करंट अफेयर में नीति आयोग का नाम आया है तो हम लोगों की ये पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक बार नीति आयोग को जल्दी से देख लें, होता है क्या नीति आयोग। देखिए नीति आयोग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पहली बात, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग या कमीशन बोल सकते हैं। समझ आ रही है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग या कमीशन। अच्छा, ये सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। ठीक है, ये सरकार क्या है? जो नीति आयोग है सरकार क्या है? नीति थिंक टैंक है। इसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसने जो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक, पहले योजना आयोग थी, अब उसके स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई है स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। देखने में लग रहा होगा कि वो इस सब तो याद रहता है, लेकिन इसको देखते हुए चलिए। एग्जाम में यही सब जो देखिए, एग्जाम कभी आपको ना टफ क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे एग्जाम नहीं निकलता है। आपको जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं ना, सिंपल, अगर वो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं ना तब आपका एग्जाम नहीं निकलता है। टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन आसान सबके लिए आसान होती है। बात समझ रही है ना? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में कौन है? मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। बात समझ आ रही है? उपाध्यक्ष क्या होते हैं? उपाध्यक्ष जो नीति आयोग है उसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री करते हैं। बात समझ आ रही है? स्टूडेंट को क्या बना देगा? यहीं पे आपको राष्ट्रपति लिख के दे देगा। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना है कि राष्ट्रपति नहीं होता। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, गवर्निंग काउंसिल क्या है? इसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं। नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है इसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं। इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी होते हैं। बात समझ आ गई? इसमें सभी राज्यों के सीएम भी होते हैं और इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी होते हैं। ठीक। अच्छा, नीति आयोग में पदेन मेंबर कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम की बात हो रही है, 4 मेंबर को पीएम प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ठीक, नीति आयोग के जो पदेन मेंबर होते हैं वे क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 मेंबर को पीएम मतलब प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। अच्छा, सीईओ, ठीक, सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और ये होते कौन है सीईओ? ये भारत सरकार के सचिव पद के रैंक वाले होते हैं। ठीक, भारत सरकार के सचिव जो के पद पे होते हैं वही जो है सीईओ बन जाते हैं। कौन नियुक्त करता है? पीएम साहब करते हैं। अच्छा, जो नीति आयोग है वो गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसको एकदम रट्टा मार लीजिए। नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, मतलब इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, नीति आयोग के 7 स्तंभ कौन से हैं? जनहितैषी पहला, दूसरा सक्रियता, तीसरा भागीदारी, चौथा सशक्तिकरण, 5वां सभी का समावेश, 6ठा समानता और 7वां पारदर्शिता। ठीक, बात समझ आ गई? हम लोगों ने नीति आयोग को बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे कवर कर लिया। आगे देखते हैं। देखिए, करंट पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आपको करंट के साथ जीएस को भी, जो जीएस के जो पॉइंट आ रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट खत्म करते हुए चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ये क्या है? देखिए, इस सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन फॉर द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया गया है। पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है किसने किया है? यह हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल
स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया गया है। यह विश्व के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की मात्रा को मापने के लिए बनाया गया है। ये क्या है, वार्षिक स्तर पर सूचना को जारी किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी वैश्विक रैंकिंग क्या है। भारत 176 देशों में 53 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है। बात समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट है। भारत 176 देशों में 53 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है। अच्छा, एशिया प्रशांत क्षेत्र के, अगर हम स्पेसिफिक जगह की बात कर लें, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों में भारत 26वें स्थान पर है। यही स्टेटमेंट बना के आ जाएगा तो लोग कहेंगे क्वेश्चन टफ बन गया। बात समझ रही है ना। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों में भारत का स्थान 26वां है और 176 देशों में पूरे विश्व लेवल पे 53 स्कोर के साथ भारत का स्थान 128वां है। अब भारत को अधिकतर अस्वतंत्र मोस्टली अनफ्री आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। याद रहेगा, भारत को अधिकतर अस्वतंत्र मतलब मोस्टली अनफ्री आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, इसमें क्या है कि सिंगापुर जो है वो पहला है, उसका अंक कितना है 84.1, पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और थर्ड स्थान पे आयरलैंड। इनका आप ये मतलब याद करिए कि इनका स्कोर कितना है, बस ये याद कर लिए कि पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे आयरलैंड, जो मोस्टली होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, यूएसए, ठीक है, उसका स्थान 26वां है। क्या है, 26वां है। बात समझ में आ रही है, अमेरिका का स्थान क्या है, 26वां है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्या आर्टिकल क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। 15 अक्टूबर 2025 को ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 वैश्विक रैंकिंग जारी की। इस सूचकांक में देशों के पासपोर्ट की शक्ति को वीजा मुक्त पहुंच, क्या, वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर मापते हैं। मतलब किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वीजा मुक्त है, उसकी कितनी ताकत है, ठीक है, इस आधार पर हम लोग मापते हैं। हेनले पासपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 57 गंतव्यों वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा पहुंच के साथ 85वें स्थान पर है। ठीक, मतलब भारत का पासपोर्ट अगर है आपके पास तो आप 57 देश जो है वीजा ऑन अराइवल या वीजा मुक्त आप घूम सकते हैं। ठीक, और भारत का स्थान क्या है, 85वां स्थान है। ठीक, जुलाई 2025 में ये 77 स्थान पे था, 8 अंकों की गिरावट हुई है। बात समझ आ रही है, 8 अंकों की इसमें गिरावट हुई है। ठीक, पहला स्थान एज यूजुअल सिंगापुर 193 कंट्री में आप जा सकते हैं, दक्षिण कोरिया 190 और जापान 189। ठीक, तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट नीति आयोग। देखिए यहाँ पे नीति आयोग आएगा। इसके देखिए नीति आयोग जहां एक दो बार कोई भी जीएस का टॉपिक रिपीट हो जाए करंट अफेयर में तो वो चीज अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक, अब देखिए नीली अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने एनवायरनमेंट में भी खत्म किया इस टॉपिक को, और देखिए ये यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये जो ब्लू इकोनॉमी है ना, ये हम लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति पर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट में। ठीक, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसका वैश्विक उत्पादन में योगदान 8% है। सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, 8% योगदान के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का स्रोत है।
ठीक, जो मत्स्य पालन, जो मछली पालन है, उस क्षेत्र में 3 करोड़ लोगों की जॉब सिक्योरिटी है, मतलब जॉब में लोग लगे हुए हैं। मतलब इस मत्स्य पालन में 3 करोड़ लोगों की घर चलते हैं, उनका आय का स्रोत है। बात समझ आ गई। अब देखिए क्या है, मछली और मत्स्य पालन उत्पादों में भारत की निर्यात आय वित्त वर्ष 2023-24 में दुगनी होकर 60,523 करोड़ हो गई है, जो 13-14 में मात्र 30,213 करोड़ रुपए थी। मतलब कि इन 10 सालों में ये क्या हो गई है, दुगना हो गई है, 2x हो गई है। ठीक, पसंद आ रही है। ये सेम टू सेम टॉपिक एनवायरमेंट में था। भारत का विशेष आर्थिक जोन EEZ लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और देश की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 11,098। पहले शायद 75-16 हुआ करती थी। भारत के EEZ में अनुमानित मत्स्य उत्पादन क्षमता 7.6 मिलियन टन आंकी गई है। उतना जरूरी, इतना अंदर घुस के आपसे नहीं पूछेगा, आपके पास ये 2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक, देखिए विशेष या अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। EEZ किसी तटीय देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उस देश की समुद्री संसाधनों की खोज कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, संरक्षण एवं प्रबंधन के विशेष अधिकार होते हैं। कितने होता है, 200 समुद्री मील अर्थात 370 किलोमीटर तक अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानूनी संधि UNCLOS 1982 के तहत EEZ की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि UNCLOS 1982 के तहत EEZ की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिली है। पसंद आ रही है। आगे देखते हैं, नीली अर्थव्यवस्था है क्या, ब्लू इकोनॉमी है क्या, ये सब हम लोग एनवायरनमेंट में हम लोग इसे कवर किए हुए हैं। नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य महासागरों, समुद्रों और तटीय क्षेत्रों के सतत उपयोग से आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा। देखिए एक यहाँ शब्द आ रहा है सतत उपयोग। मतलब क्या होता है कि हम वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते करते भविष्य की जरूरतें ना भूल जाएं। मतलब भविष्य के लिए हमें बचा के रखना है। ठीक, ये बात समझ आई। ये होता है अवधारणा। क्या है ये अवधारणा, जो है जो ये नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा, यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG, जो हम लोग के SDG है ना, 17 लक्ष्य है हमारे, उनमें से 14 नंबर पर आता है। ठीक, जीवन जल के नीचे और 15 पृथ्वी पर। बात समझ रही है ना। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, जहाजरानी, समुद्री जैव विविधता और खनिज दोहन सम्मिलित हैं। देखिए जो ये SDG है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एनवायरनमेंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एवं भूमि पुनर्स्थापन पर ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ लीजिए। यह रिपोर्ट आबू धाबी UAE में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी किया गया। देखिए हम लोगों ने IUCN को कवर किया है, जब आता है हम लोग उसको तब तक कवर करते हैं। हम लोगों ने इसको पहले कवर किया हुआ है इन्वायरमेंट में भी। इसकी बताइए स्थापना कब हुई थी, 1948 में। समझ आ रही है। देखिए यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD और वन्य जीवों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय CMS द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। ठीक, जो ये रिपोर्ट है इसको संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD और वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय CMS द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। देखिए है क्या, इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं कि पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि सतह पहले ही मानवीय गतिविधियों के कारण गहराई से परिवर्तित हो चुकी है। बात समझ आ रही है। इंपॉर्टेंट यहाँ छिपा हुआ है क्या, पृथ्वी का लगभग 40% हिस्सा भूमि क्षरण से प्रभावित है, जिससे लगभग आधी मानवता सीधे तौर पर खतरे में है। ये याद रखिएगा।
पृथ्वी का 40% हिस्सा भूमि क्षरण से प्रभावित है, जिससे लगभग आधी मानवता सीधे तौर पर खतरे में है। दुनिया की 60% से ज्यादा नदियों का मार्ग बदल दिया गया है या उन पर बांध बना दिया गया है। ये भी खतरे की निशानी है। इससे मछलियों का प्रवास बाधित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर क्या है, मेकंग नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं यूएनसीसीडी है क्या। ये देखिए स्थापना कब होती है, 1994। कब होती है, 1994। यूएनसीसीडी 1994। कब से कार्य शुरू करता है, 1996, मतलब +2 ईयर बाद। पक्षकार देश कितने हैं, 197। 196 देश हैं और प्लस एक यूरोपीय संघ है। बात समझ आ रही है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉन, जर्मनी में। इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखे से निपटना तथा भूमि की उत्पादकता को पुनः स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। किसका, यूएनसीसीडी का। स्थापना कब हुई थी, 1994 में। अच्छा, यह अभी समय पर्यावरण और विकास दोनों को एक साथ संबोधित करने वाला विश्व का एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि यह अभी समय जो है वो पर्यावरण और विकास दोनों को एक साथ संबोधित करने वाला विश्व का एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। भारत ने 1994 में यूएनसीसीडी पर हस्ताक्षर किया और 1996 में इसका अनुसमर्थन भी कर दिया। 2019 में COP14 की मेजबानी कौन करता है, भारत ने ग्रेटर नोएडा में किया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात समझ आ रही है। हम लोगों ने अपना ये नेक्स्ट टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया। करेंट का मतलब होता है 360। करेंट में जितने भी आपके जीएस का पार्ट मिल रहे हैं उसे हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।